नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में गए बगैर जो हमेशा से आपसे दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। आइए ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं और देखिए कि किस तरह से ये हिंदुत्वा दहशतगर्द, बजरंगी दहशतगर्द जय श्री राम के नाम पर मुस्लिम हामिला ख़वातीन तक को नहीं छोड़ रही है। तेलंगाना से आ रही ये वीडियो बहुत ही भयानक है। हम आपके सामने वीडियो पूरी चला नहीं सकते कि इस वीडियो में जय श्री राम के नाम लेते हुए, नारे लगाते हुए हिंदुत्वा के गुंडों ने, दहशतगर्दों ने एक मुस्लिम नौजवान को गैस सिलेंडर के मामले में मारना शुरू कर दिया और उसके बाद उसकी बहन आई उसको छुड़ाने के लिए, उसको बचाने के लिए। तो इस दहशतगर्द और हैवानों के झुंड ने, इन दरिंदों के झुंड ने उसकी बहन पर भी हमला कर दिया और अब बताया जा रहा है कि उसकी बहन का हमल ज़ाय हो चुका है। नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जुल्म सितम की क्या इंतहा है कि आखिर कौन सा राम इन लोगों को ये बताता है कि जय श्री राम का नारा लगा करके एक हामिला खातून के हमल को ज़ाय कर दे, उसको इस कदर जुल्म उठाया जाए। ये हिंदुत्व दहशतगर्दों का, बजरंग दल दहशतगर्दों की ये वो कहानी है या ये वो हकीकत है, ये वो उसकी तस्वीर है जो भयानक अंदाज में पूरे भारत में इस वक्त जो है तबाही मचा रही है और भारत का चेहरा पूरी दुनिया में बदनाम कर रही है। आप अंदाजा लगा सकते हैं जुल्म की इस इंतहा को। और इस वक्त बताया जा रहा है कि जो ये मामला पेश आया नरसापुर तेलंगाना में, जो है इस वक्त इस खातून को उसका हमल पूरी तरह ज़ाय हो चुका है। इस वक्त लगातार जो है गुस्सा बढ़ता जा रहा है, इश्तिआल बढ़ता जा रहा है। इस मामले के सामने आने के बाद तेलंगाना की हुकूमत से कहा जा रहा है कि आखिर आपकी हुकूमत में जो तमाम लोगों की, तमाम धर्मों की, तमाम समाज की जो हुकूमत मानी जाती है, वहाँ पर ये बजरंगी दहशतगर्द, हिंदुत्वा दहशतगर्द, ये खुले सांड और हैवान किस्म के लोग किस तरह आज़ादी से घूम रहे हैं, ये कहते हुए जो है इस वक्त इन वीडियोज़ को अलग अलग तबसरों के साथ शेयर किया जा रहा है। और इस पर हमला करने वाले भगवा शाल ओढ़े हुए दहशतगर्द खुलेआम घूम रहे हैं। जब तक इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक किसी तरह सुकून से नहीं बैठेंगे। इस तरह जो है इस वक्त सोशल मीडिया में अलग अलग तरह की तफसीरें इस वीडियो के नीचे शेयर करते हुए पढ़ने को मिल रहे हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दहशतगर्द किस कदर, किस इंतहा को पहुंच रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, इसी तरह अफसोस का मामला ये है कि आज मुजफ्फरनगर से भी कुछ ऐसी ही जो है वीडियो आई। ये ज़्यादा ना दिखाएं इस वजह से कि ये ज़ख्मों की चीज़ देख कर के भी यूट्यूब बहुत ज़्यादा परेशान करता है। बहरकैफ ये वो शख्स हैं जो जुल्म व सितम का जो है निशाना बने। हुआ क्या था, इन्होंने खुद इस सिलसिले में बताया है कि मुजफ्फरनगर से एक रास्ते से वो गुजर रहे थे तो उस मौके पर साइड में एक कार खड़ी हुई थी। कार के बाहर एक शख्स खड़ा था जो इनको भाई साहब या भाई कह करके रोक लिया और कहा कि फलां एक जगह का एड्रेस पूछना है। इतने में वो अपनी बाइक साइड में ले रहे थे कि वो शख्स सामने आकर के खड़ा हो गया और फिर उनको खींचातानी करके मारना शुरू कर बगैर किसी वजह की। और फिर कार में सवार 3 अफराद वो भी नीचे उतर आए, उन्होंने भी इसको इस कदर मारा है कि इनकी पूरी पीठ जो है छलनी कर दिया गया है। क्यों मारा ये तो आप जानते ही हैं कि इनके चेहरे बुशरे से चूंकि मुसलमान नजर आ रहे थे और हिंदुत्व दहशतगर्दों को ये बर्दाश्त नहीं है। और दहशतगर्द इस वक्त रास्ते में एड्रेस पूछने के बहाने तन्हा मुसलमानों को देख करके हिजड़ों की तरह से हमला कर रहे हैं। ये कहते हुए जो है यूपी के मुजफ्फरनगर से आई हुई इस वीडियो पर इस वक्त तस्वीरें को मिल रहे हैं। आप खुद अंदाजा लगाए ये क्या कह रहे हैं और क्या कुछ जुल्म सितम और इनके साथ मीडिया के सामने ये बयान दे रहे हैं। आप इसको सुन लें। जी, क्या नाम है आपका? मतलब जी, क्या घटनाक्रम आपके साथ में हुआ? भाई गाड़ी उन्होंने सफ़ेद रंग की गाड़ी एक साइड में लगाई हुई थी, बागवाली से आते हुए सिसोने रोड पे। एक आदमी ने
जो बाहर खड़ा था उनमें से, उसने मुझे रोका कि भाई 1 मिनट, भाई साहब 1 मिनट, कि हमें रुड़की जाना रास्ता पूछने के लिए। मैं साइड में आहिस्ता आहिस्ता मोटरसाइकिल खड़ी करी तो तब तक वो मेरे सामने आ गया। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया, हाथ मिलाने के लिए जैसे सलाम दुआ करे आदमी इस तरह से, यानी मुझे बात मिल जाए अपने साथ में। और पीछे से जो और लोग थे, दो आदमी, 3 आदमी, 4 थे टोटल, वो उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया। तो आगे पूरी घटना है बागवाली की भाई, बागवाली से बाहर निकलते ही जो नया पेट्रोल पंप बना हुआ है, बिल्कुल उसी की। आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे? मैं बागवाली, मेरा बच्चा है मदरसे में, मैं वहाँ से अपने देवबंद जा रहा था वापस। आप कहाँ के रहने वाले? देवबंद का हूँ। तो कितने लोग थे गाड़ी में, आपने तो ध्यान दिया? जो बाहर थे वो 4 थे। अच्छा। मुझे तो कुछ होश ही नहीं आया जब उन्होंने मारना शुरू कर दिया। फिर जो सामने वाला था, दोनों हाथों से उसने उठा के उसने मारना शुरू कर दिया सर पे। आपके कुछ समझ में आया हो क्या बात रही? बस कुछ नहीं, मैं फिर एकदम से मोटरसाइकिल गिर गई मेरी। तो इतने में गाँव एक गाड़ी रुकी, उसको भी गालियाँ दी। ये एक लड़का है मोटरसाइकिल पे, ये आ गया, एक भाई उसके साथ में और था, बाकी एक चश्मदीद गवाह है ये। बस। तो कोई किसी से आपकी पुरानी रंजिश हो? अरे मैं तो यहाँ रहता भी नहीं भाई, मुझे 25 साल फौज में नौकरी करते हुए हो गए। क्या कारण मानते हैं आप आपके साथ? मैं क्या कारण मान लूँ, उनके हाथ में लाल धागे बंधे हुए थे, कड़े पहन रखे थे उसने। मैंने जो रुमाल बांधा हुआ था, उसे भी खींच के ले गए। वो कैसे मारपीट की? वो हथियार ले? लाठी नहीं, एक आदमी ने लाठी से मारा, और लोग जो है उससे गुस्से से मार रहे थे। क्या चाहते हैं? बस अब मैं क्या चाहूँ, वो तो मिले ही नहीं, उनकी गाड़ी जो है वो बगैर नंबर की थी। नई सियासी तारीख रकम करने, अपनी पहचान बनाने, फिरकावारियत खत्म करने और कौमी इत्तेहाद पैदा करने के लिए हमारी पार्टी से हाथ मिलाइए और मेंबर बनिए। स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर मिस कॉल दें। आइए नाज़रीन गिरामी, आगे बढ़ते हैं। और इस वक्त कर्नाटक में आप लोग जानते हैं कि बिजली के बिल को लेकर के बड़ी हंगामा आराई चल रही है। ऐसे में बहुत सारी बस्तियों के लोगों ने तय कर लिया है कि जो है वो बिजली का बिल नहीं भरेंगी, इसलिए कि कांग्रेस की हुकूमत आ चुकी है। कांग्रेस ने अपनी इंतखाबी मंशूर में इस बात का ऐलान किया था कि वो 200 यूनिट बिजली मुफ्त देगी, लेकिन किनको देगी, क्या देगी, इसका ऐलान तो नहीं हुआ था। तो जाहिर सी बात है कि तमाम लोग गलतफहमी में शिकार थे। कांग्रेस को वोट डालने से ज्यादा जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया है वो लोग इसके चक्कर में है कि उनकी बिजली मुफ्त हो जाए। बहरकैफ इस वक्त जो है एक शख्स जो है बिजली के कारिंदे को, जो बिजली के महकमे से जुड़े हुए लोग हैं, उस महकमे के लोग जब बिजली बिल के लिए आ रहे हैं तो उन पर हमला करते हुए नजर आ रहा है। ये नौजवान बताया जा रहा है कि बीजेपी का कारकुन है और जो है उस पर हमला कर दिया और उनको गालियां देने लगा और भी बहुत सारी चीजें। चूंकि इस वीडियो में हमले की वो पूरी कार्रवाई रिकॉर्ड कर ली गई है, वो दिखा नहीं सकते, लेकिन खबर ये आ रही है कि अब जो है इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या सूरत हाल है। बताया जा रहा है कि मुनीराबाद जो कोप्पल जिले में है, कोकनपल्ली नामी देहात में यह मामला पेश आया और इसकी वजह से जो है ये सूरत हाल बनी। नाज़रीन गिरामी, आइए साबिक गवर्नर जनाब सत्यपाल मलिक की बात कर लेते हैं। वो इस वक्त खुल्लम खुल्ला मोदी हुकूमत के खिलाफ जो है मुख्तलिफ इंटरव्यूज में उसको निशाना बना रहे हैं कि किस तरह उन्होंने फौजियों की लाशों पर सियासत की और एमपी इलेक्शन जीतने के लिए उसको सहारा बनाया और उनको किस तरह से टारगेट किया जा रहा है। अगर उनको किसी ने छुआ भी तो किस तरह 5 रियासतों में मौजूद उनकी बरादरी के लोग बीजेपी की हालत खराब कर सकते हैं और फिर 2024 में अगर बीजेपी दोबारा आ गई तो फिर कभी इलेक्शंस नहीं होंगे और एक डिक्टेटरशिप का हाल इस पूरे भारत में चलेगा, ये कहते हुए उनका एक इंटरव्यू का एक इख्तिबास इस वक्त बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त पूरे मुल्क में एक शख्स और उसकी जहनियत और उसकी मुतासिब जहनियत जो है पूरा कैप्चर करने की कोशिश हो रही है। ऐसे में मुख्तलिफ लोग जो सेकुलर जहनियत के हामिल लोग हैं वो लगातार खुल्लम खुल्ला मैदान में आ रहे हैं, बीजेपी हुकूमत और मोदी हुकूमत और योगी हुकूमत के खिलाफ बोल रहे हैं और हकाइक को लोगों के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि इस तरह के हकाइक बयान करने वालों की बातों को पूरी तरह से मीडिया और जो गोदी मीडिया है उसको छुपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सोशल मीडिया के जरिया से जब ये बातें सामने आती हैं तो
तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कुछ माहौल बनता जा रहा है। बहरकैफ आजकल जो है गोदी मीडिया से ज़्यादा जो तादाद में देखा जा रहा है, इस्तेमाल में आ रहा है, वो सोशल मीडिया ही है। यही वजह है कि जो ये था कोई बात अब ढकी छुपी नहीं रही थी। आइए सत्यपाल मलिक साहब क्या कह रहे हैं मोदी हुकूमत को लेकर के, उसको सुनने की कोशिश करते हैं। मैं बता रहा हूँ, अगर 24 में नरेंद्र मोदी को नहीं हटाया गया तो डेमोक्रेसी को खत्म कर देगा, चुनाव ही नहीं होगा। फिर ना सिर्फ टीटो की तरह कहेगा मैं ही हूँ। आप देखो ना, पंजाब में एक दिन उनका ट्रैफिक, एक दिन गाड़ी रुक गई, कहीं प्रदर्शन कर रहे थे किसान, कोई वायलेंट वो नहीं था जी। उसी को कह रहे आज मैं जान बच गई मेरी, मैं बच के आया हूँ। ये कायर भी हैं। 8 मिनिस्टर्स तो अपनी मिनिस्ट्री में जाते भी नहीं है, क्योंकि उनका सारा काम पीएमओ देखता है। प्राइम मिनिस्टर एब्सोल्यूट पावर चाहते हैं हर चीज की, वही तय करना। आप देखो ना कि पुलिया का भी उद्घाटन होगा तो वही करेंगे। और ये मुझे चाहे नुकसान पहुंचाना, तो इनकी औकात नहीं है कि नुकसान पहुंचा दे। मेरी 5 स्टेट में मेरी कम्युनिटी के लोग रहते हैं और मैं घूमता हूँ गाँव, सब इनका इलाज कर देंगे अगर मुझे कोई नुकसान पहुंचाया गया तो। देश के लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आखिरी मौका है, इस बार जाति, संप्रदाय, धर्म सब भूल के इनके अगेंस्ट वोट करो, वरना कभी वोट का भी मौका नहीं मिलेगा। नाज़रीन गिरामी, अब आइए बात करते हैं नए पार्लियामेंट की इफ्तिताह की, उसकी तारीख की, और अपोजिशन पार्टियां इसकी मुखालिफत क्यों कर रहे हैं इस बात को लेकर के। पहली बात तो आपको बता दूं कि विनायका दामोदर सावरकर के नाम से जो मशहूर है, जो हिंदू महासभा का फाउंडर है, या फिर कहा जा सकता है कि लीडिंग फिगर है, उसकी पैदाइश की तारीख जो है वो 28 मई है। इसी तारीख को पार्लियामेंट के इफ्तिताह का दिन रखा गया है। अब सावरकर, जिसको ये लोग वीर कहते हैं, वो जो है अंग्रेजों के से माफी मांगने और भी बहुत सारी चीजों के लिए बदनाम है और एक मुतनाज़ शख्सियत है। हिंदुत्ववादियों के लिए हीरो हो सकते हैं, लेकिन जो सेकुलर जहनियत के हामिल, वो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या किसी भी बिरादरी से ताल्लुकने वाले, वो इनको कबूल नहीं करते। लेकिन जाहिर सी बात है कि बीजेपी इनको मुसल्लत करने की कोशिश कर रही है। तो पहली बात तो यह है कि इस पार्लियामेंट की नई इमारत की इफ्तिताह का दिन 28 में रखा, और वो दिन पैदाइश है सावरकर की, तो काबिल कबूल नहीं। दूसरी बात यह है कि इस वक्त पार्लियामेंट हाउस जो नई इमारत तामीर हो चुकी है, उसका इफ्तिताह तो मुल्क के सदर जमहूरिया के हाथों होना चाहिए था, लेकिन वन मैन शो की तरह, जिस तरह अपनी सोच को मुसल्लत करने की कोशिश हो रही है और पूरे भारत को एक ही चेहरा बनाकर की पूरी दुनिया में जो कोशिश हो रही है, इस वक्त सदर जमहूरिया को हटा करके पीएम मोदी साहब के हाथों इस नई इमारत की इफ्तिताह के मौके पर जो है सारी की सारी अपोजिशन इस वक्त जो है मुत्तहिद हो चुकी है, इसकी मुखालिफत कर रही है, एहतिजाज दर्ज कर रही है। और कहा जा रहा है कि जो है लगभग 19 अपोजिशन पार्टियां जो है वो इस इफ्तिताही प्रोग्राम का बैकाट करने का फैसला कर दिया है। जाहिर सी बात है कि नाज़रीन गिरामी, अगर पार्लियामेंट बनाई गई है तो वो भारतीय आवाम के टैक्स के पैसों से बनाई गई है, ना कि किसी मखसूस पार्टी के फंड से। और ऐसी सूरत हाल में सदर जमहूरिया वो फर्स्ट पर्सन माने जाते हैं पूरे भारत के। ऐसे में जो एक मखसूस पार्टी के पीएम, ताल्लुक़ रखने वाले पीएम को लेकर के उसकी इफ्तिताही तकरीब और उसकी तमाम चीज़ों को लेकर के जाहिर सी बात है कि अलग अलग तरह के तबसरे और तनकीदी तज्ज़िये किए जा रहे हैं, और इस इफ्तिताही प्रोग्राम का जो है बैकाट किया जा रहा है तमाम अपोजिशन पार्टियों की जानिब से। आइए नाज़रीन गिरामी, यूटी कादर की बात कर लेते हैं। जी हाँ, कर्नाटक को जो पहले मुस्लिम स्पीकर मिले हैं, एमएलए यूटी कादर, बताया जाता है कि आवाम में ये बेपनाह मकबूलियत की हामिल शख्सियत है और उनका एक तवील सियासी कैरियर भी है। उन्होंने आज यहाँ के गवर्नर से भी मुलाकात की और उनसे मुलाकात की तस्वीरें भी सोशल मीडिया के जरिए हम तक पहुँची हैं। बेका बताया जा रहा है कि यूटी कादर अब्दुल कादर अली फरीद कांग्रेस के एक तजुर्बाकार रहनुमा हैं जो कर्नाटक कानून साज असेंबली के मंगलुरु हल्के की नुमाइंदगी करते हैं और इस सीट से 5 बार एमएलए रह चुके हैं। उल्लाल हल्का, जो कि अब मंगलुरु हल्का कहा जाता है, उसके एक साबिक कांग्रेस एमएलए के बेटे हैं और उनका ताल्लुक इलाके के सबसे नुमाया मुस्लिम खानदानों में से एक है।
नाज़रीन, यूटी कादिर ने 2003 में मंगलुरु यूनिवर्सिटी के तहत एचडीएम लॉ कॉलेज से एलएलबी की डिग्री हासिल की। उन्होंने 2007 में अपने वालिद के इंतकाल के बाद सियासत में कदम रखा और उनके वालिद ने 1972 में, 1978 में, 1999 में और 2004 के इंतखाबात में ये नशिस्त जीती थी। कादिर ने अपना पहला इलेक्शन 2007 में जीता। उन्हें सिद्धारामैया हुकूमत में वजीर के तौर पर मुंतखब भी किया गया था और इब्तिदाई तौर पर उन्हें सेहत और ख़ानदानी बहबूद का कलमदान भी दिया गया। उसके बाद उन्हें खुराक और सिविल सप्लाई की वजारत भी सौंपी गई है। बहरकैफ वो अपने सब्र को और गुस्से पर काबू को लेकर के पूरे कर्नाटक में तमाम एमएलएस में और अरकान असेंबली में नुमायां तौर पर हैं। अब तक जो है उन्होंने ना किसी मीडिया के नामानिगार से और ना ही किसी भी सूरत हाल में जब वो मुख्तलिफ वजारतों में रहे हैं जो है अपने मातहतों पर गुस्सा करते हुए या इस तरह का कोई भी मंजर देखने को नहीं मिला। इस वजह से जो है ये अपोजिशन के अब बीजेपी के अरकान असेंबली में भी और कांग्रेस के अरकान असेंबली में भी गुस्से पर काबू को लेकर के और सब्र के मामले में बहुत ज़्यादा जो है काबिल कबूल हैं। बहरकैफ उन्हीं की इसी सिफत की वजह से इस वक्त स्पीकर का ओहदा उनके हवाले किया गया है। जाहिर सी बात है कि कर्नाटक की तारीख में पहली मरतबा स्पीकर के ओहदे पर एक मुस्लिम जो है चेहरा सामने नजर आया तो जो है ये खबर अलग तरह की सुर्खियों के साथ लोगों के सामने आ गई। आइए नाज़रीन गिरामी, लखनऊ में मुंबई के खातून को कत्ल करने और उसकी लाश को गौशाला में दफन करने के इल्जाम में 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए गौशाला में क्या कुछ हो रहा है। क्या इन खबरों पर मीडिया डिबेट कर रहा है और इस खबर को जो है बड़ी सुर्खियों में दे रहा है? नहीं, क्योंकि गिरफ्तार शुदगान में गौशाला के महंत राम समन चतुर्वेदी, उसकी बेटी शीला मिश्रा, दामाद बाबूराम मिश्रा और बेटा उदयभान मिश्रा शामिल है। खातून की लाश 20 मई को गौशाला में वाक़ शेल्टर होम से बरामद हुई। पुलिस ने कहा कि मोरछना पाठक को इस शिबा में कत्ल किया गया कि उसका महंत के साथ अफेयर है और वह अपनी जायदाद उसे मुंतकिल कर देंगे। महंत के खिलाफ जुर्म छुपाने के लिए मुकदमा दर्ज किया गया और 2 दीगर मुलजिमान इस वक्त मफरूर हैं। एडीसीपी सेंट्रल जोन मनीषा सिंह ने कहा कि तहकीकात से पता चला है कि मोरछना खानदान से अलग होने के बाद गुज़िश्ता 15 सालों से मुंबई में रह रही थी। महंत ने पुलिस को बताया कि तकरीबन 1 दिहाई कबल इससे मिली थी और उसके बाद से वो हर 3-4 माह बाद उससे मिलने जाती थी क्योंकि उसे यहाँ जहनी सुकून मिलता था और एक खानदान के फर्द की तरह वहां पर रहती थी। लेकिन अहले खानदान को, बेटी को, दामाद को पता चल गया कि गैर कानूनी ताल्लुकात शायद बनाई जा रही हैं और ये उनके तमाम जायदाद पर कब्जे की कोशिश हो रही है। इसी बात को लेकर के जो उसको कत्ल करके गौशाला में दफन किया गया। इतना बड़ा हादिसा पेश आया गौशाला में, एक महंत के घर में, लेकिन मीडिया को नाज़रीन गिरामी सांप सूंघ गया है। इधर मणिपुर में लगातार तशद्दुद जारी है नाज़रीन गिरामी। एक तरफ भारत के वज़ीर आज़म अलग अलग मुल्कों में अपनी जो है सफ़र को, असफार को जारी रखे हुए हैं, तो मणिपुर में तशद्दुद थमने का नाम नहीं लिया जा रहा, जिसको लेकर के कांग्रेस ने इस तरह के तबसरे करने शुरू कर दिए हैं कि एक तरफ मणिपुर जल रहा है, मुर्दा खाने में अभी तक लगभग करीब 70 लाशें ऐसी पड़ी हुई हैं जिससे जो है कोई लेने नहीं आ रहा, जिनकी तदफीन नहीं हो रही, जिनके आखिरी रसूमात नहीं हो रहे, और हमारे भारत के पीएम बाहर पिकनिक मनाने में मसरूफ हैं, ये कहते हुए भी इस पर तबसरे किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि मणिपुर में इस वक्त ये सूरत हाल है कि चिराचांदपुर में 18 लाशें पड़ी हुई हैं जिन्हें लेने वाला कोई नहीं। बताया मणिपुर में 54,000 अफराद बेघर हो चुके हैं, 20 थाने, 2,000 मकानात नजर आतिश कर दिए गए। तशद्दुद के दौरान 6,000 गोलियां, 1,000 खुदकार और नीम खुदकार हथियार लूट लिए गए, 5 मंदिरों और 200 गिरजाघरों को जला दिया गया। कहा कि सूरत हाल के बावजूद वज़ीर आज़म इंतखाबात में मसरूफ थे, अभी तक किसी मरकजी वजीर ने मणिपुर का दौरा नहीं किया, लोगों को आपस में मरने मारने के लिए छोड़ दिया गया है और यहाँ पर जो है इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर का मामला पूरी तरह से तबाह हो चुका है। उन्होंने दावा किया कि मणिपुर में गुफ्तगू इंतहा पसंदों के हाथों में चली गई है। हमारा मुतालबा है कि वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला दोनों बरादरियों के नुमाइंदों को बुलाकर बातचीत करें। मणिपुर एक सरहदी रियासत है, वहाँ की सूरत हाल को संजीदगी से लेना बहुत ज़रूरी है।
ये कहते हुए जो है इस वक्त मुतालबा किया जा रहा है। लेकिन जहां बीजेपी की हुकूमत है वहां क्या सूरत हाल है आप अंदाजा कर सकते हैं। वहीं नाज़रीन गिरामी, खबर आ रही है कि यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ने की वजह से कई तरह की पाबंदियों का सामना कर रहे रूस की जानिब से हिंदुस्तान पर दबाव बनाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान को धमकी दी जा रही है रशिया की जानिब से कि वो उसकी FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में हिमायत करे। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि रूस का कहना है कि अगर हिंदुस्तान रूस को FATF की ब्लैक लिस्ट में शामिल होने से नहीं बचा पाया तो उसके साथ दिफाई और तवानाई से मुतालिक माहिदों को मनसूख कर देगा। और अहम तरीन ये है कि जो हथियारों की खरीदारी और डीजल और पेट्रोल, इन तमाम चीज़ों की जो है फ़रोख्त को लेकर के वो रोक देगा। ख्याल रहे कि FATF एक ऐसी बैनुल-अक़वामी तंजीम है जो बैनुल-अक़वामी सतह पर मालियाती जराइम की रोकथाम करती है। इस तंजीम की ब्लैक या ग्रे फहरिस्त में शामिल होने वाले मुल्क की निगरानी में इजाफा कर दिया जाता है। नीज उसे दी जाने वाली माली इमदाद पर भी पाबंदी आयद कर दी जाती है। इन तमाम चीज़ों से रोकने के लिए रशिया जो है वो हिंदुस्तान को दबाव बना रहा है। इस तरह की खबरें नाज़रीन गिरामी सामने आ रही हैं। बहरहाल मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।